हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके प्रश्नावली 1.2 के 5वें और 6ठे क्वेश्चन के बारे में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, 5वें नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बाबू आप लोगों को जांच करके बतानी है। तो जानते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले बाबू हम लोग इस संख्या को भाज्य संख्या मान लेंगे। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो बाबू होगा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर ही हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि भाज्य संख्या a बराबर 6 के पावर n हमने बाबू मान लिया। माना कि भाज्य संख्या a बराबर 6 के पावर n। इसके आगे बाबू हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार चलेंगे। बाबू आप लोगों ने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में क्या जाना? बाबू आप लोगों ने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में यही ना जाना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अर्थात इस संसार के कुल जितने सारे भाज्य संख्या हैं उन्हें सभी भाज्य संख्याओं को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यहां पर बाबू जब हमारे पास 6 के पावर n भाज्य संख्या है तो हम लोग इसे भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से। तो बाबू यहां पर लिखेंगे, चूंकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, तो यहां पर a बराबर हो जाएगा 6 के पावर n। ठीक है, आप बराबर में हम लोग यहां पर बाबू तोड़ देंगे। 6 को तोड़ेंगे किस रूप में? तो ऐसे 2 3 6 और उसके ऊपर हो जाएगा पावर के रूप में n। उसके बाद यहां पर हो जाएगा 2 के पावर n गुना 3 के पावर n। ठीक है, इस रूप में आ गया। अब इससे आगे बिल्कुल भी टूट नहीं सकता है ना। तो बाबू हम लोग यहां पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत शून्य पर तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। क्यों बाबू? देखिए, अगर किसी संख्या को शून्य पर समाप्त करना है तो बाबू उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अति आवश्यक है। बाबू 2 और 5 के कारण ही ना 10 बनता है। शून्य का मतलब क्या हुआ? शून्य का जो प्रारंभ है वो कहां से होता है? वो होता है बाबू 10 से। ठीक है, कहां से होता है? 10 से होता है। अगर बाबू आप लोग 10 का गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा? 10 का गुणनखंड मिलेगा 2 गुना 5। अगर बाबू किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ना हो तो बाबू ये कैसे संभव हो सकता है कि वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा? उस संख्या का अंतिम अंक शून्य होगा। हर वो संख्या जिसका अंतिम अंक शून्य है तो बाबू उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएंगे तो आएंगे ही। अगर बाबू मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर हम यहां पर 40 को लेकर चलें तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 40 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5
40, यही होगा ना बाबू। देख सकते हैं 40 का अंतिम अंक शून्य है, अर्थात 40 वाला जो संख्या है वह शून्य पर समाप्त हो रहा है, इसलिए 40 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हैं। अगर बाबू हम लोग यहाँ पर लेकर चले, जानते हैं कितना लेकर चलते हैं हम लोग यहाँ पर 169 को, तो 169 को बाबू तोड़ेंगे तो तोड़ने पर इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, वह बाबू 13 गुना 13 के रूप में प्राप्त होंगे। देख सकते हैं कि 169 का जो अंतिम अंक है वो बिल्कुल भी शून्य नहीं है, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आया हुआ है। हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है कि 5 आ जाए, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकता है। अगर हम यहाँ पर 45 को लेकर चले तो बाबू 45 का क्या होगा, तितरी के 9, 9 5 45। यहाँ पर बाबू देख सकते हैं 45 के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो आया हुआ है, लेकिन 2 बिल्कुल भी आया हुआ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है, यहां 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इसमें 5 बिल्कुल भी शामिल नहीं है। देख सकते हैं 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 और 3 ही शामिल है, ना कि 5 शामिल है। ठीक है, तो इसलिए बाबू आप लोग इसके नीचे लिख दीजिएगा, इसके आगे देखिए अभाज्य संख्याएं हैं, इसके आगे लिखना है आप लोगों को। इसीलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के अनुसार 5 6 के पावर n का गुणनखंड नहीं है, अतः इसी कारण संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस कारण को देना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है, आप लोग अपने एग्जाम में देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर इतना हिंदी लिखना पड़ेगा, तो बाबू हाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जिससे कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न में। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है, यहां पर देख सकते हैं बाबू, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्यों भाज्य संख्या है यही आपको बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बाबू मान लेते हैं ऐसे, माना कि क्या मानेंगे बाबू, तो ए को ए मान लेते हैं, माना कि जानते हैं आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे, माना कि भाज्य संख्या, मत मानिए भाज्य संख्या, बताना ना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं, अभी आप लोग बिल्कुल भी भाज्य संख्या मत मानिए। माना कि ए बराबर, ए को बाबू है मान लेंगे पूरा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है ऐसे। और उसके बाद बाबू यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे तथा b बराबर, b में कौन आ जाएगा बाबू, तो b में ये वाला आ जाएगा, इसको हम लोग उतार लेंगे ये पूरे को, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक। उसके बाद क्या है प्लस 5 ऐसे उतार लिए। उसके बाद हम लोग बाबू यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ए बराबर देकर, यहाँ ए बराबर क्या है ये है ना, पूरा उतारिए, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है बाबू। यहाँ पर दोनों में 13 कॉमन है, देखिए तो है ना 13 कॉमन, तो हम लोग 13 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 13 × 7 गुना 11 गुना 1, छोड़ दीजिए मत लिखिए, केवल लिखेंगे प्लस 13, सॉरी प्लस 1, 13 तो कॉमन निकल गया, तो हम लोग यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे। आगे 13 गुना 11 सते 77, 77 एक 78, तो यहाँ पर हम लोग 78 लिख लेंगे ना। हो सकता है आप लोगों को आगे दिखाई ना दे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं,
यहाँ पर हो जाएगा 13 गुना 78 को तोड़ दीजिए। देखिए तोड़ेंगे, 2 गुना 2 तिहाई 6 दूनवा 18, 39 दूनी 78, 13 तिया 39। तो बाबू ऐसे लिख दीजिए 13 फिर हो जाएगा 3 फिर हो जाएगा 2, ऐसे 13 तिया 39 फिर है 2, यहाँ पर उतार दिए। 13 है तो 13 ही बे किया है। देख सकते हैं बाबू कि जो हमने यहाँ पर a माना है, जिसे हमने यहाँ पर a माना है, उसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसलिए बाबू हम लोग बोल सकते हैं कि जो a है वह भाज्य संख्या है। इस गुणनखंड में आने वाले समस्त कुल जितने सारे संख्या हैं, ये सभी के सभी अपने अभाज्य संख्याओं के रूप में हैं। देख सकते हैं 13 जो है यह भी अभाज्य संख्या है, जो 3 है यह भी अभाज्य संख्या है, और जो 2 है यह भी अभाज्य संख्या है। आप लोगों ने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में ये जाना है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो बाबू जब ये सभी के सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं के रूप में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो a है वह भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं a का ही। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि a भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं ऐसे, समझिएगा, चूंकि a अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः कौन है? b में, b को लेकर चलेंगे तो हो जाएगा b बराबर कौन है b में? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, ऐसे बराबर। देखिए दोनों में कौन कॉमन है? दोनों में 5 कॉमन है ना, कॉमन है, तो हम लोग 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1, ऐसे लिख लेंगे ना, कॉमन निकाल लिए हैं। तो फिर बराबर में आगे देखिएगा 5, यहाँ पर सबका गुना कीजिए, कितना हो सकता है? 7 छक 42, 7 छक 42, यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 42 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, जोड़ेंगे 8, 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1, 8 1 9 1 10, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1008 प्लस 1 है ना, तो 1008 में 1 को ऐड कर दीजिए तो मिलेगा 1009। कितना मिलेगा? 1009 मिलेगा। बाबू जो 1009 है वह स्वयं में ही क्या है? स्वयं में ही अभाज्य संख्या है। जो 5 है यह भी बाबू एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो b है वह बाबू अभाज्य संख्याओं का एक गुणनफल है, इसलिए हम लोग b को भाज्य संख्या अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार बोल सकते हैं। तो बाबू आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, b अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 5 नंबर और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन काफी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।